जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके और आपके परिवार को और जो राष्ट्रीय पर्व है ये इसको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे जो भारत माँ के जितने भी सभी वीर शहीद हैं उनको भी सादर नमन जो है इस गेन जेड लर्निंग गुरजीत प्लेटफॉर्म के तरफ से। ठीक है, तो हम आपके लिए जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के से रिलेटेड डेली यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्नों का लाइव क्लास भी होती है। लाइव क्लास का जो टाइम है दोपहर में 2 बजे से होती है और रात्रि को 9 बजे से होती है। तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए। सारे प्रश्न एमटीएस के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि तसमंगो जो है, ये जो तसमंगो झील है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमा आच्छादित झील है। सुंदर सा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2000 कह सकते हैं 22 में ये प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिक्किम हो जाएगा, पंजाब होगा, मेघालय हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो ए विकल्प है ये दोस्तों सही हो रहा है। तसोमंगो जो झील है ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग इस झील के बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारी चीज लेकर आते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया दोस्तों, जो तसोमंगो झील है जिसको चांगो झील कहा जाता है, कभी कभी जो विकल्प होते हैं उसमें ये झील का नाम न देकर उसमें चांगो झील देता है। तो दोनों चीज बातों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ये दोनों झील जो है दोनों झील का नाम एक ही है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है उसी प्रकार जो ये झील है इस झील का दो नाम है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम में ये भी प्रश्न आता है, नाथुला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा से कुछ दूरी पर जो है ये तसमंगो झील कह सकते हैं स्थित है। समझ में आ गया। ये जो झील है साथियों, ये जो है प्राकृतिक सुंदरता और झील के जो चारे और जो उगे उगे हुए जो पौधे हैं, झील हैं, ये सारे जो है वहाँ की जो जगह है, जो स्थान है उसको आकर्षक बनाते हैं। तसमंगो झील, ये चीज पता चल गया। यहाँ पे देखेंगे जो अन्य प्रकार की झील जो है मौजूद है। कौन कौन सा झील है याद रखिएगा। मेन मेचो झील है, मेन मेचो झील सिक्किम में है। खेचो ओपलरी झील है, ग्रीन लेक झील हो जाएगा, सोलम हो जाएगा झील। इसके बाद गुरडो गमार झील है। तो ये सारे झील का जो नाम है ये जो है सिक्किम के हैं। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा सिक्किम के बारे में समझ लेते हैं। जब 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? सिक्किम बना था। क्लियर है, सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखेंगे जो सेकंड प्रश्न है, यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न करे कि उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय, यहाँ पे जो है व्यय है और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राजकोषीय घाटा होता है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि सरकार की बात आया है उधार को छोड़ देना है। ठीक है, तो सरकार का जो कुल व्यय होता है और उसके द्वारा जो कुल प्राप्तियां होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो राजकोषीय घाटा है इसको ध्यान से समझ लेते हैं।
तो ये जो पॉइंट है आप लोग को ऊपर ही पता चल गया, ये जो राजकोषीय घाटा है क्या होता है। जो देखिए राजकोषीय घाटा से क्या पता चलता है कि जितने भी सरकार के द्वारा कामकाज चल रहे हैं, कितने धन या ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, ये जो है राजकोषीय घाटा से पता चलता है। ये भी आप लोग को पता चल गया कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। अब आगे देखेंगे जो राजकोषीय घाटा है, ये पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि या राजस्व में कमी के कारण होता है। अगर बात करेंगे जो राजकोषीय घाटा कब होता है, कैसे होता है, तो जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, और जो उसमें मान लेते हैं कभी अत्यधिक वृद्धि हो गया, कभी उसमें कमी हो गया, तो जितने भी तो ये सारी जो प्रक्रिया है राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आता है। इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा है सरकार का कुल व्यय, मतलब कुल व्यय क्या हुआ, अकॉर्डिंग बात करेंगे पूंजी और राजस्व से दोनों हो जाएगा, और सरकार की जो कुल आय हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा आएगा, राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली या अन्य जितनी भी प्राप्तियां है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये चीज बातें समझ में आ गया दोस्तों। प्रश्न आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे थर्ड प्रश्न की बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान है इसमें से देख सकते हैं 4 आयोग का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 आयोग है और इस 4 आयोग में से किसका जो नाम है ये भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। तो 4 ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन जो हमको ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जो नाम है आयोग में उल्लेखित है, भारतीय संविधान में इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है, समझ में आ गया, याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 312 बताया गया है, अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इसको सृजित करने का अधिकार है अनुच्छेद 312 में, ये बातें को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। जो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसकी नियुक्ति, निष्कासन और सक्रिय तथा कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस बात को आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा और अपने माइंड में इस बात को इकट्ठा कर लीजिएगा दोस्तों कि जो संविधान के भाग 14 है और भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग की संरचना को नियुक्त किया गया है। उसके बाद उसमें निष्कासन जितनी भी कार्य शक्तियां है ये सारे इसके प्रावधान से संबंधित हैं। क्लियर है। ये एक जो है स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा की जाती है साथियों, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह चीज समझ में आ गया, क्लियर है प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 दिवसीय पड़ोसी देश हैं। भारत के 2 दिवसीय पड़ोसी देश हैं। कल की क्लास में हम ये प्रश्न कराए थे क्योंकि एसएससी में देख सकते हैं ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसी तरह अटैचमेंट प्रश्नों का हो रहा है। तो हो सकता है जितने हम प्रश्न करा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर प्रश्न होंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम में जरूर आएंगे। हम तो 100% तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 75% के अनुमान लेकर चलते हैं हमेशा कि उसमें प्रश्न जो होगा 75% जरूर आएंगे। हो सकता है 4, 5, 6 जो है प्रश्न ना आ सके लेकिन 75% जो प्रश्न होंगे बिल्कुल आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। भारत के जो 2 दिवसीय पड़ोसी देश हैं वह कौन कौन से हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है इस ऑप्शन के अनुसार। क्लियर, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इन दोनों देशों के बारे में समझ लेते हैं। श्रीलंका और मालदीव जो हैं, मालदीव ये भारत के 2 दिवसीय पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं। जबकि बात करेंगे पाकिस्तान,
इसके बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे जो देश हैं ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। ये चीज पता चल गया, समझ में आ गया। जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं दोस्तों, ये कौन कौन से हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आ गया। और जो हमारी जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो सबसे दक्षिणतम जो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वहीं पे श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया। जिनकी जो सीमा है भारत के विभिन्न राज्यों से लगती है। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है, जो भारत की स्थलीय सीमा है। आप लोग को अभी प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश के बारे में तो आप लोग को सब कुछ पता चल गया होगा कि जो वहाँ की जो शेख हसीना है वह भारत आई है और भारत में ही कुछ दिन तक रहेगी। फिर उसके बाद अब उनका वहां पे फिर जाना होगा, ठीक है। तो यही बांग्लादेश में इस बार जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, वहाँ की थोड़ा सा जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर ज्यादा लोगों को प्रभावित किया गया है। तो ये सारी चीज जो है बांग्लादेश में हुआ है। और ये भी जो याद रखना होगा कि जो सबसे लंबी भारत की जो स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे तो अफगानिस्तान से मिलती है, 106 के साथ आती है, अफगानिस्तान के साथ मिलती है। तो ध्यान में रखना होगा, सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, प्रश्न 5 है। यहाँ पे जो प्रश्न 5 कर है कि निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। भैया तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, हम आप लोग को जो लाइव क्लास लिए थे उसमें भी इस प्रश्न को बताए थे। जो तुगलकाबाद शहर है उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था। क्लियर है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भैया समझ लेते हैं, ये है कौन, क्या है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था, ठीक है। कहाँ पे स्थित है भैया? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तुगलकाबाद आज भी विशाल पत्थरों से बना किले के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। तो दिल्ली जाइएगा तो इनका किला आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये किले जो है अब खंडहर के रूप में बदल चुके हैं, मतलब दिल्ली में तो है ही स्थित है, लेकिन अब ये जो किला है खंडहर हो गया है, खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है, ठीक है। गयासुद्दीन जो तुगलक हैं ये तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। तो ये भी आप लोग को दिमाग में रखना होगा कि जो तुगलक वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में एक राज्यपाल, मतलब एक राज्यपाल जो उस समय की बात कर रहा है, गाजी मालिक के नाम से रूप में कार्य करते थे ये, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि महाकाली गुफाओं में स्थित 19 शैलकृत, जिसको रॉक कट कहा जाता है, इस स्मारकों का एक समूह है, ठीक है। तो जो महाकाली गुफाएं हैं इसमें 19 शैलकृत जो स्मारक हैं ये किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे शैलकृत की बात किया है, जो महाकाली गुफाएं, तो इनके बारे में तो समझना बहुत बेहतर, बहुत जरूरी है। आइए समझ लेते हैं। तो ये तो पता हो गया जो आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं। स्मारक में जो रॉक कट की बात किया गया है, ये गुफाएं जो है रॉक कट, ये 2 समूह में विभाजित हैं। एक उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में 4 गुफाएं हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व में कितनी गुफाएं? 15 गुफाएं हो जाएगी, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसमें जो बात करेंगे, जो अधिकांश जो गुफा देखने को मिलेगा वह बौद्ध भिक्षुओं के विहार के लिए, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके विहार के लिए और कुछ चैत्यों के रूप में बनाई गई है, ठीक है। गुफाओं के बेसाल्ट की काली चट्टानों पर उकेरा गया, मतलब बेसाल्ट की जो काली चट्टान है वहां पे जो गुफाएं हैं उकेरा गया, मतलब बनाया गया उसका ढाल टाइप का, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग को ध्यान में जरूर रखना होगा। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे 7, मार्च की बात आ गया। मार्च जो है किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो मार्च, म से मार्च, मतलब म से मध्य प्रदेश, देखिए
म वाला ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो म से मध्य प्रदेश हो जाएगा भैया। जो 7 नंबर जो प्रश्न है, मार्च का जो कह रहा है कि मार्च किस भारतीय राज्य का जो पारंपरिक नृत्य है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनको समझना तो जरूरी है, तो आइए समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो लोक नाट्य का एक विशेष महत्व जाना जाता है। वहाँ पे बहुत जो है लोक नाट्य है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे गमगत, माच, छाहुर, मनसुका, हिंगला, जिंदबा, लकड़बग्घा, ये सारे जो है प्रमुख है पारंपरिक लोक नाट्य हैं। तो लकड़बग्घा भी ध्यान में रखना होगा आप लोग, तो ये नाम प्रचलित है लकड़बग्घा। माच भी प्रचलित है। ठीक है, ये आता है प्रश्न। हिंगला याद कीजिएगा, जिंदबा याद कीजिएगा, मनसुखा याद कीजिएगा। ठीक है, माच की बात करेंगे तो माच जो है मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का जो है इसे राजकीय नाट्य घोषित किया है। तो ये भी प्रश्न दिमाग में बन सकता है दोस्तों, आ सकता है कि जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह कौन सा है? माच है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कोई इंसान ही बनाएगा। तो हम लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे कोई भी प्रश्न लेकर और वहां से अगर हम प्रश्न बनाएंगे अपने माइंडसेट में, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। किस तरह से ये प्रश्न आ सकता है, कैसे पूछ सकता है, किस तरह से बन सकता है, तो ये चीज हम लोग के माइंड में होना चाहिए। तो उसी के बेस के आधार पर जो भी हम प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आते हैं, तो सारे प्रश्नों का हम जो विवरण होते हैं, जो जो मोस्ट कोटेशन होता है, उसको आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, वो लेकर आते हैं कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। बच्चों को परेशानी कुछ ना हो, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो प्रश्न 8 है। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किए थे? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1918 में किए थे। जो मिल मजदूर है, इनकी जो सफलता हड़ताल का नेतृत्व जो किए थे महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में 1918 में किए थे। ये पता चल गया। अब तो इनके बारे में तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किए थे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे जो प्लेग बीमारी के बोनस को लेकर यहाँ पे विवाद शुरू हो गया था। जो यह हड़ताल हुआ था मजदूरों का, तो ये प्लेग बीमारी के जो बोनस को लेकर ये विवाद शुरू हो गया था। यहाँ पे जो है मिल मालिकों ने बोनस देने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। मजदूर जो थे यहाँ के, जो हड़ताल किए थे, ये 50% बोनस की मांग किए थे। लेकिन मिल मालिक जो थे ये क्या कह रहे थे कि हम भैया आप लोगों को 35% ही भत्ता देंगे, 50% नहीं दिए, मतलब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है पहला भूख हड़ताल और दूसरा जो है सफल आंदोलन था। तो ध्यान में रखना होगा, पहला भूख हड़ताल जो है 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अहमदाबाद में मिल मजदूरों के नेतृत्व में होकर किया गया था। सभी को एकजुट होकर किया गया था। समझ में आ गया? आगे देखेंगे प्रश्न जो 9 है। यहाँ पे देखिए ध्यान से प्रश्न 9 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे आयतकार पैटर्न, सलाखे पैटर्न, ब्रिज समान पैटर्न और अरिय पैटर्न। तो सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अरिय जो पैटर्न है ये बनता है जब जल निकासी पैटर्न का नाम बोला गया है यहाँ पे, तो अरिय पैटर्न सही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी जो संरचना से अलग अलग दिशाओं से जो धाराएं को प्रवाहित होने से अरियल, जिसको रेडियल अपकेंद्रीय अपवाह पैटर्न कहा जाता है। जो केंद्रीय शिखर या गुंबद कहते हैं, जैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे जो सबसे लंबे लंबे जो मंदिर हो गए, ठीक है, जो सबसे लंबे लंबे गुंबद हो गया, जो इसके आकार का होता है, जैसे शंकु का आकार होगा, इस तरह का आकार का शंकु देखे हैं ना मैथ में जब बनाते हैं, इस तरह का हो गया। तो इनकी जो दिशाओं से जो धाराएं का प्रवाहित होता है वह अरिय रेडियल अपकेंद्री अपवाह पैटर्न पर होता है। रांची और अमरकंटक पठार से प्रवाहित जो होने वाली नदियां है, ये अरिया अपकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण है। तो देख सकते हैं आप लोग जो बहुत सारे जो
गुंबद हुआ, पहाड़ हुआ, ये सारी चीज जो है अरीय अपकेंद्रीय अफवाह का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रांची और अमरकंटक का पठार नाम आ ही गया है। उसी प्रकार देख सकते हैं नर्मदा होगा, सोन होगा, महानदी, ये सारी जो नदियां हैं अरीय अपवाह का अनुसरण करती है। नर्मदा नदी भी हो जाएगा, सोन नदी भी हो जाएगा, महानदी भी हो जाएगा। तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बहुत शानदार सा प्रश्न है। 10 यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पे। तो 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपके दिमाग में आता होगा, देखिए संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार पहले था, ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है भारतीय संविधान का। अब तो इसके बारे में समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में मेन रीजन आप लोग को बताते हैं। भारतीय संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया था। भाग 3 मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? 7 गो। ठीक है, लेकिन 6 तरह के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। अभी आप लोग को पता चलेगा कुछ देर में। 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति अधिकार जो है, जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। कब? तो ध्यान में रखना होगा, जब 44वें संविधान संशोधन हुआ था 78 में, उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच भाग 3, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भारत आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो भाग 3 है, इसमें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पे निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा। फिर आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 से लेकर स्वतंत्रता, एकदम फ्री होना चाहिए। तो समता याद रखिएगा 14 से 18। ठीक है, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता याद रखिएगा 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार रखिएगा 23 से 24 तक। 23 और 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 20 से 30 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं भाग जो यहाँ पे 12 है, अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब ये कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार, भाग 12 से अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न 11 देखेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रश्न 11 यहाँ पे जो 11 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो आटे में हजारों बुलबुले बनते हैं, किस रीजन से बनते हैं? तो बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से बनते हैं। अब इसके पीछे का रहस्य थोड़ा सा समझ लीजिए। जब रोटी ऊपर उड़ती है, फूलती है या सेकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आटे में हजारों बुलबुले बनाते हैं। समझ में आ गया? आटा गूंथते समय या ग्लूटेन उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सोख लेता है। जब हम लोग आटा को गूंथते हैं तो वह जो आटा होता है उस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। समझ में आ गया? रोटी को सेकने पर लाशा या ग्लूटने के भीतर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रोटी क्या होती है? फूल जाती है। तो इतना ही प्रश्न आज के लिए लिए थे आपके क्लास में। तो कैसा क्लास में लगा ये सारे प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।